नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जिस सुनवाई का इंतजार देश कर रहा था, आज एक बार फिर वो सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आधार कार्ड को लेकर के लंबी चौड़ी बात हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार लगातार 3 बार आधार कार्ड को माने जाने की बात कहने के बाद भी चुनाव आयोग ने उसको नहीं माना। आज कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से बात कही और फिर जो चुनाव आयोग के एडवोकेट हैं द्विवेदी जी, वो जिस तरीके की दलीलें दे रहे थे, वो कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था जब वो अपने ही कागज को कह रहे थे कि हमारे पास ये नोटिस नहीं है, जिस सो कॉज नोटिस का जिक्र कपिल सिब्बल ने किया। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग क्या प्ले कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। 3 बार लगातार कहने के बाद भी अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो क्या यह अवमानना नहीं कहलाती है, या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट में अब अवमानना जैसी चीजें बेमानी हो गई हैं, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव आयोग को कह पाए कि तुमने हमारी अवमानना की है और यह मामला बनेगा। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 49 मिनट तक हियरिंग चली आज एसआईआर के मामले, और इतना परेशान और दुखी मैं कभी नहीं हुआ जो आज मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग और कार्रवाई देख करके हुआ। और बहुत ही दुख के साथ, बहुत भारी मन के साथ एक चीज दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूँ कि हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नजरों में अपना इकबाल गवा दिया, कंप्लीटली इकबाल गवा दिया है। एक आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दिए जाने के 3 आदेशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन की ये हिम्मत और हिमाकत देखिए कि उसने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। आज कोर्ट को रिटर्न में ऑर्डर जारी करना पड़ा 4थी बार, और उसके बाद चुनाव आयोग के वकील द्विवेदी ने ये कहा कि हम 24 घंटे के अंदर दिशा निर्देश जारी करते हैं। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। कुछ फाइनल लिस्ट आने में कितना समय बचा है? 22 दिन। जो रिव्यू कर, जो अपनी पिटीशन डालने का समय था कि आप चैलेंज करें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के, वो तो 1 तारीख को खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं है, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई कारण बताए। और जस्टिस बागची ने आज 2 टूक शब्दों में कहा कि आपका जो चुनाव आयोग का पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो वो है, उसके अंदर कुछ और लिखा हुआ और एसआईआर के अंदर आप कुछ और क्यों लिख रहे हैं। यानी कि उसमें आधार है, फॉर्म के अंदर आधार है, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता का चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं कि आधार को हम कागज मानेंगे, पहचान का कागज, नागरिकता का कागज नहीं, पहचान का कागज है। उसके बाद, और देखिए कमाल, इतनी हियरिंग 10 जुलाई से शुरू हुई थी। मैं आपको लगातार हर बार हम इस पर, जब भी बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में, हर बार हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। एक बार भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर द्विवेदी ने ये नहीं बताया कि हम आधार कार्ड को क्यों नहीं मिलना चाहते। रीजन तो बताओगे ना, मेरिट्स पे तो बात करोगे ना, लॉ पॉइंट्स पे तो आओगे ना। केवल और केवल ये कहना कि हम वोटर लिस्ट में डालने के लिए, नाम काटने या बिगाड़ने के लिए नागरिकता की जांच करने में सक्षम है, केवल ये कह देने से वो 11 डॉक्यूमेंट आपने शामिल कर लिए अपनी मर्जी से। जस्टिस बागची ने आज कहा कि आपके मैनुअल में कुछ और लिखा हुआ है और आपके एसआईआर में कुछ और लिखे हैं, आप इसका कारण बताइए। तब जाके उनको कहना पड़ा कि हम इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं। सोच करके देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का क्या इकबाल बचा पूरे देश के लिए। मैंने आपको पहले दिन जब 10 जुलाई को बात हुई थी, उस दिन से लेकर के आज तक का घटनाक्रम देखिए, 3 सेंटेंसेस के थे। पहले दिन 10 जुलाई को क्या कहा था द्विवेदी ने कि आपसे हमारा आग्रह है कि हमें ये एक्सरसाइज करने दीजिए और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जोड़ने की इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। याद होगा ना आपको, ये कहा था कि कोई इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने शायद अपने इतिहास में पहली बार सुझाव दिया, सुझाव इज द वर्ड, वी सजेस्ट कि आधार कार्ड को लिया जाए। उस सुझाव से लेकर के सारी तकरीर होने के बावजूद 3 बार ये हुआ कि आधार को आप लिया जाए, उसके बावजूद इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की गई और आज ऑर्डर करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। ये हालत आज देश के सुप्रीम कोर्ट की हो गई है, सोचिए। और कपिल सिब्बल ने स्पेसिफिकली कहा कि कंटेम्प्ट बढ़ता है, आपके 3 ऑर्डर से इन्होंने नहीं माने। एक बार भी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द जुडिशरी, एक बार भी बेंच ने अपने वो तेवर नहीं दिखाए कि हम कंटेम्प्ट का नोटिस दें, एक बार भी। इट शोज समथिंग मोर दैट मीट्स द एंड, और ये देखना पड़ेगा। और ये सारा सवाल मैं खुले में छोड़ता हूं दर्शकों के सामने कि सुप्रीम अदालत ने अपने को कहां ला करके खड़ा कर। आप वो बता दीजिए कारण कि हम आधार कार्ड को इसलिए नहीं मानना चाह रहे, बात ही खत्म होगी, मेरिट पे डिस्कस हो जाएगा।
ये नहीं बताया कि हम क्यों नहीं देना चाहते, सिर्फ ये कह रहे कि उन 11 दस्तावेजों में नहीं है। तो 11 दस्तावेज की सूची किसने बनाई? और आपका जो मैनुअल है उसके अंदर आधार है, जो आपका एसआईआर का फॉर्म है उसके अंदर आधार है, उसके बाद आप नहीं मान रहे उसको। ये तो भिम्स होगी ना आपकी, कि आपकी जिद है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी की बपौती नहीं है, वो कोई ज्ञानेश गुप्ता की, राजीव कुमार की या किसी सत्तारूढ़ दल की। ऐसी सूरत में ये हिमाकत करना कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को चुनौती देना सरे आप ओपन हियरिंग के अंदर, ये बहुत कुछ कह रहा है। और आज जस्टिस रेखा शर्मा का आपने अगर आर्टिकल देखा हो, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज ने, उन्होंने एक बहुत शानदार पीस लिखा है कि जुडिशरी को जो बढ़ाया था ये कॉलेजियम सिस्टम, उस क्या सोच के बढ़ाया था और आज ये कॉलेजियम कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। बहुत ही अद्भुत आर्टिकल है, मैं चाहूंगा वो दर्शकों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिसको जरूरत होगी वो पढ़ भी लेगा। उसका रेफरेंस जरूर दूसरा है, जमानत का एक केस है, लेकिन मैंने आपको भेजा है वो, उसको जरूर दिखाइएगा दर्शकों को कि जस्टिस रेखा शर्मा किस तरीके से अपनी ही न्यायपालिका की, और हैरानी की बात और परेशानी की बात यह है कि जिस हाईकोर्ट में वो रही है, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, उसी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की। तो आज न्यायपालिका ने खुद को लाके खड़ा कर दिया है कहां पर, ये मुझे लगता है कि उनको आत्ममंथन करने का समय आ गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की यह हालत है, और माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जो भावी देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, उनकी बेंच के ऑर्डर थे ये 3 पिछले, और आज चौथी बार उनको कहना पड़ा, और कोई तेवर और कलेवर नहीं दिखे चुनाव आयोग जिस तरीके से उनकी बातों को वायलेट करा। सर जो आज ऑर्डर हुआ है, ठीक है, अगली डेट लगा दी गई सोमवार की, मामला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो आज 49 मिनट तक जो जिस बहस की जिक्र हो रही है, क्या 49 मिनट तक आज सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर यह नहीं कहा जाएगा कि चुनाव आयोग की बेशर्मी चलती रही? जैसा मैंने जिक्र किया, सो कॉल्ड नोटिस जो चुनाव आयोग की इशू की हुई है, उनका वकील कह रहा है कि उनके पास है ही नहीं, कि क्या ये चुनाव आयोग की बेशर्मी नहीं है? इसके साथ एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आज जो ऑर्डर हुआ, झुका कौन? चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट खुद? नहीं राम प्रकाश जी, नहीं राम प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा देखिएगा। क्या नाम है अपना, जो इलेक्शन कमीशन जिसकी आपको बात कर रहे हो, उसने तो अपना पर्पज सर्व कर लिया ना साहब। अगर आप लीगली देखेंगे तो 31 अगस्त तक जो आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी थी उसकी तारीख थी, उसमें वो आधार कार्ड को इंक्लूड किया जा रहा था। ये तो अलग बात है ना कि उन्होंने ये कह दिया पिछले में कि हम 30 सितंबर तक भी देख लेंगे जो भी कागज आएगा हमारे पास, लेकिन ऑफिशियल डेडलाइन तो 31 अगस्त को जा चुकी ना। अब उसको रिस्ट्रिक्शन निकाल भी दोगे तो आप क्या होगा? सवाल तो ये है ना। मैंने 10 जुलाई को आपको क्या कहा था, अगर आपके पास वो याद हो तो ध्यान रखिएगा, उसमें क्या कहा था कि केवल टाइम बाय करने की रणनीति और कुछ भी नहीं। चुनाव आयोग केवल रणनीति बना रहा है कि टाइम बाय करते चलो, इसको किसी तरीके से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ले चलो, चुपचाप चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर देना और फिर कह देना कि अब कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सर सवाल चुनाव आयोग पे है ही नहीं, सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पे है। चुनाव आयोग को अगर सारी बातें माननी होती तो एसआईआर क्यों करा रहा होता? चुनाव आयोग को अगर एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करना होता तो वो बीच चुनाव में एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ती, जबकि अभी फरवरी में उन्होंने फाइनल लिस्ट जारी किया है। होता ये ज्यादा बेहतर तरीका होता कि या तो आप पूरे देश में एक साथ एसआईआर करा रहे होते, या अब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, तो पहले वहां करा लेते, बिहार में आपने फरवरी के सूची के हिसाब से आप इलेक्शन होने देते। अगर सब कुछ सही होता तो चुनाव आयोग एसआईआर कर क्यों रहा होता? अब तो मामला और सवाल दोनों सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होते हैं ना सीधे सीधे। राम प्रकाश जी, आप खेल को समझिए। ये बिहार के अंदर तो जो सारा काम है वो आपको कई बार बताया कि वो खेल ये कर चुके हैं, केवल और केवल एक फर्जी स्मोक स्क्रीन तैयार कर रहे हैं कि देखिए हमने एक ले डाउन प्रोसेस के तहत एक्स की वोट काटी, वाई की वोट काटी, जेड की जोड़ी। ये केवल एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। हकीकत कुछ और है राम प्रकाश जी। हकीकत ये है कि जो ये एसआईआर की इनकी विम्स और फैंसीज है, इसको बाकी स्टेट्स में ऐसा लागू करना चाहते हैं इसको, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ के अंदर, शब्द ध्यान से सुनिएगा मेरी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके की इनकी पूरी एसआईआर की कवायद पे कोई रोकथाम नहीं लगाई किसी भी स्तर पर, तो अब इनको उससे लीगल सेक्टिविटी मिलगी पूरे देश में यही गदर मचाने की, यही खेल था। और आप कमाल देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिव हियरिंग चल रही है, आज हियरिंग हुई है, 15 तारीख को फिर हियरिंग अगले सोमवार को। और कमाल देखिए, कल परसों 10 तारीख को पूरे देश के सीईओज की मीटिंग बुला ली है दिल्ली के अंदर। ध्यान होगा आपको, वो किस लिए बुलाई है कि पूरे देश के अंदर जो एसआईआर किया जाना है उस पर चर्चा करेंगे। कम से कम इस बात का तो इंतजार कर लीजिए
क्या पता सुप्रीम कोर्ट इस पूरी कवायद को खारिज ही कर दे। इसका मतलब क्या है कि क्या चुनाव आयोग कन्विंस्ड है कि एसआईआर खारिज नहीं होगी? इसका क्या मतलब बताएंगे आप? जब एक केस एक्टिव हियरिंग के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, और सारे के सारे पक्ष जहां पर बात थी वो यूं की यूं खड़ी हुई है, 10 तारीख को मीटिंग बुलाने का क्या मतलब है? बता दीजिए मुझे। उनकी हिमाकत और हिम्मत नहीं है तो क्या है? उन्होंने क्या ये नहीं मान लिया है कि एसआईआर का फैसले पे कुछ नहीं होने वाला, जो हम चाहेंगे वो करेंगे? तभी तो ज्ञानेश गुप्ता ने परसों मीटिंग बुलाई है 10 तारीख। हालांकि मैं कहता हूं कि जिस दिन फैसला फाइनल आए उसके बाद आप जरूर बुलाइए मीटिंग, जो आपको करना है वो आपका अधिकार है। प्रोसेस के दौरान जब हियरिंग चल रही है, लगातार एक्टिवली हियरिंग चल रही है, उस समय पर ये मीटिंग बुलाना सारे सीनियर्स की, ये बहुत कुछ कहता है। और ये क्या कहता है ये मैं दर्शकों को पहुंचाऊंगा। नहीं तो इसके इसके पीछे की अगर वजह देखें, हम ज्ञानेश कुमार गुप्ता की ताकत की बात करें तो वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट ही तो दे रहा है वो ताकत। यस, यस, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो चुनाव आयोग ने 10 जुलाई की पहली हियरिंग में चाहा था, उस कार्यक्रम को वो आज 8 सितंबर तक यूं की यूं पुल ऑन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेश पहले, एक बार सुझाव, 2 बार आदेश, और चौथे आदेश के बाद, चौथे आदेश में उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम इंस्ट्रक्शंस अब जारी कर देंगे। और कपिल सिब्बल ने वो सारे कागजात दिखाए कि जिन बीएलओज ने आपके कहने से आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मान के प्रोसेसिंग शुरू की, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। और बाकायदा वो कारण बताओ जो नोटिस थे वो सिब्बल लेकर के आए, उन्होंने बेंच को हैंड ओवर किया। तब जस्टिस बागची ने कहा कि 11 डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन है, 12वां के जबकि उसके अंदर लिखा हुआ है आधार से, यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। और मजेदार बात और देखिए, चिंता की बात, और चुनाव आयोग की मंशा कितनी संदिग्ध है। केवल एक दस्तावेज है राम प्रकाश जी बिहार के अंदर, जो इन्होंने 11 दिए हैं ना, उनकी सारी कवरेज तो कोर्ट में खुलेआम आ चुके, किसी की 5% कवरेज है, किसी की 8% कवरेज है। अकेला आधार कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी 94% कवरेज है क्रॉस बिहार, उस डॉक्यूमेंट को मानने को तैयार नहीं। और एक चीज दर्शकों को और बता दूं, आज ये बिहार का नंबर है, कल सबका नंबर आएगा। केवल और केवल एक चीज सोचिएगा, आज से 6 महीने पहले चुनाव आयोग क्या कवायद कर रहा था कि आधार से वोटर आई कार्ड को लिंक किया जाएगा। आपको ध्यान होगा ना कि एपिक को आधार से लिंक किया जाएगा। तब तो आधार उसका सबसे बड़ा कारण है, उसको सबसे बड़ी आइडेंटिटी मानते हैं, और एसआईआर के मामले में आधार को दस्तावेज मानने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा कि आधार की वैलिडिटी आप जांच कर लीजिए, किसी की कोई आधार फर्जी है क्या है, उसके तो कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी हो सकता है, उसकी आप जांच करेंगे। आपको किसी पे शक है, आप उसके आधार की जांच कर लीजिए, लेकिन आधार को दस्तावेज ही ना मानना, ये क्या हुआ? आदेश कोर्ट के बार बार आदेशों के बावजूद। इसके पीछे छुपा हुआ खेल है, और छुपा हुआ खेल है एक्सक्लूजन। और द्विवेदी का शब्द सुनिएगा क्या है, उन्होंने बेंच के सामने क्या कहा कि ये इंक्लूजन का मतलब समावेशी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा द्विवेदी ने कि ये ओवर इंक्लूजन हो रहा है। जैसे एक बार हुआ था ना, देश के अंदर जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी होगी, ओवर डेमोक्रेसी। याद है ना आपको, एक सीईओ होते थे नीति आयोग के, उन्होंने कहा था जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र, तो ये जरूरत से ज्यादा इंक्लूजन था। तब जस्टिस बागची ने कहा कि ये ओवर इंक्लूजन नहीं है। आप चुनाव आयोग के वकील की हिम्मत देखिए कि ला पॉइंट पर बात करने की बजाय देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इस तरीके की कुतर्क करता है, और आदेश अदालत उसको एक बार भी वो नहीं कर रही है कि आप मुद्दे पर आइए और आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आधार पहचान का दस्तावेज ही नहीं है तो उसमें अरबों खरबों खरबों रुपए इस देश में क्यों बहाएंगे? कोई इसका जवाब दे देगा? देश को दे दो। आप तो आधार को एपिक से लिंक कर रहे थे, आज आप उसको पहचान पत्र मानने को तैयार थे। किस तरह की रणनीति है? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? केवल यही सोच लीजिए। गरीबों गरीबों को राशन देने के लिए भाई राशन कार्ड बनवाना हो तो उसके लिए आधार कार्ड चलेगा, लेकिन वोट करने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आधार कार्ड नहीं चलेगा। बैंक में आपको खाता खुलवाना है तो आधार कार्ड कंपलसरी है। आपको आईटीआर फाइल करना है तो आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड लिंक होना कंपलसरी है। इन सारी जगहों पर आप पासपोर्ट अप्लाई करिए, आधार कार्ड कंपलसरी है। लेकिन आधार कार्ड वोटर का अधिकार देने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड मान्य ही नहीं है, जरूरत की बात नहीं, मान्य नहीं है। तो ये खेल अपने आप में सबको डे वन से समझ में आ रहा था। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनल ड्राफ्ट आए, मान लीजिए चुनाव का समय नजदीक आ जाए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज भी करेगा तो विकल्प क्या बचेंगे? और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट खुद उसको खारिज करेगा मुहाने पर जाकर के? जब सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर टिप्पणियां नहीं कर पा रहा है, उसकी बार बार कंटेम्प्ट करने के बावजूद अगर वो उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं,
तो खारिज करने का तो का सवाल कैसे पैदा हो सकता है सर? ये उम्मीद देश कैसे लगाए, बिहार के लोग कैसे लगाए? राम प्रकाश जी, मैंने तो आज के बाद सारी उम्मीदें छोड़ दी। आप तो एसआईआर की बात करिए, मैं तो कोई उम्मीद ही नहीं करता आज के बाद। जिस तरीके की बहस 49 मिनट मैंने आज देखी, और जिस तरह की हिम्मत और हिमाकत देखी कि मेरिट और लॉ पॉइंट्स को छोड़ करके एक सरकारी संवैधानिक विभाग का वकील किस तरीके के तर्क कर रहा था वहां पे, और जिस तरीके से मीटिंग बुला ली है ज्ञानेश गुप्ता ने 10 तारीख को उस पर पूरे देश में एसआर कराने के लिए, इसके बाद आपको कहा शंका बची कि एसआईआर एस की ट्यूरो देने वाली है? मान करके चलिएगा 10 तारीख को मैंने ये कहा था आपको, 10 जुलाई का, दे उनकी एकमात्र टेक्निक्स रहेगी टाइम बाय करने की। आप देख लीजिए अब तक टाइम बाय करते आए हैं, सक्सेसफुली आए हैं। अपने वोट का जो चैलेंज करने का टाइम था उसको खत्म होने के बाद अब आप आधार के लिए इंस्ट्रक्शन निकाल भी दोगे तो भी क्या हो जाएगा, सवाल क्या है? ये सारी चीजें बहुत कुछ कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले दिनों में कैसे दिन होंगे उसकी भी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। उसमें भी आम आदमी अगर एक शब्द बोल दे उसकी कंटेम्प्ट है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए देश का चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। कोई नोटिस भी हुआ तो बता दीजिए, नोटिस हुआ तो। और आम आदमी कोई 2 लाइन बोल के दिखा दे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसका क्या हासिल किया जाएगा? तो माननीय अदालत के ऊपर उनका विवेक है कि वो अपने जो भी चीजें हैं उनको सहेज के रखना चाहते हैं या इस पूरे देश के अंदर किस चीज का पात्र बनना चाहते हैं, ये तो अदालत को तय करना है कि उसको अपना इकबाल कायम करना है या इकबाल गवा देना है। ये तो माननीय जजों पर, और जस्टिस सूर्यकांत तो भावी चीफ जस्टिस, इसके बाद तो कहने को कुछ, कहने सुनने को बचता कुछ नहीं। उनको तय करना है, उनको मुबारक। सर, चुनाव आयोग ने साफ तौर पे ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पहले भी चुनाव आयोग क्लेम कर रहा था कि 99% से ज्यादा लोगों ने जो है वो डॉक्यूमेंट रिवीजन का जमा कर दिया है और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। बात केवल 65 लाख लोगों की आ रही है, जैसा आज भी द्विवेदी जी ने कहा। सर, अगर ये 65 लाख लोग क्या मायने नहीं रखते हैं बिहार के लोगों के में, ये 65 लाख लोगों में क्या चुनाव आयोग ने सबको आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, वर्माज हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं, जहां के भी हों, क्या आइडेंटिफाई कर दिया है? इस तरीके का भी कोई डेटा क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मांगना चाहिए जब ये बात हो रही थी, या देश के सामने ये डेटा नहीं आना चाहिए? आखिर कैसे आज भी जिस बेशर्मी के साथ ये कहा गया है कि केवल 65 लाख लोगों के लिए ये बात कही जा रही है, तो 65 लाख लोगों का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कोई मायने नहीं रखता है? खेल ही सारा यहाँ पे टिका हुआ है। सारा खेल किस पे टिका हुआ है प्रकाश जी? बिहार का पिछला चुनाव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और आरजेडी के बीच में 12,500 वोट का खेल था, और उस कार्य के अंदर नीतीश दोबारा सीएम बन गए, आरजेडी बाहर रहेगी। 12 वोटों का मार्जिन था मिनिमम। 1% अगर वोट घटते हैं तो कितना फर्क पड़ता है? हर एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर 3,500 से 4,000 वोटों का फर्क पड़ता है 1% वोट घटने में। यहाँ तो 65 लाख, और कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को बचाने में। मैं तो कहता हूं इस देश के एक आदमी का वोट भी कटता है इलीगली, उसको भी बचाया जाना चाहिए। लोकतंत्र की भावना तो ये कहती है, लोकतंत्र की भावना ये कहती है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 100 दोषी बेशक उनको वो कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, 65 लाख की वोट कट रही है, और काटने वाले जो है उनका काम इंक्लूजन का है। चुनाव आयोग की कभी आपने ये टोन और टेंडर देखी थी क्या? चुनाव आयोग 1952 से लेकर के आज तक क्या भूमिका निभाता है? जब कुछ भी साधन नहीं थे देश के पास, ना ट्रांसपोर्टेशन था ना कुछ था, उस समय भी जंगल के लोगों को, पहाड़ों के लोगों को जा जा करके अकेले एक एक वोटर के लिए बूथ बनाए गए थे। और आज ये अच्छे भले बिहार के अंदर, आपने बिल्कुल सही कहा कि फरवरी के अंदर जब लिस्ट पब्लिश हुई थी, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन जुलाई में हो जाता अगर इंक्लूजन की मंशा होती। तो जब आपकी मंशा एक्सक्लूजन की है, उसके बाद कोई क्या करेगा? और आपकी वो मंशा सफल होती दिख रही है। जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस करते आ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट उसमें, इलेक्शन कमीशन की उसमें ये कहां लिखा हुआ है कि वो नागरिकता तय करेंगे? बता दीजिए, द्विवेदी बता दे देश को कहां लिखा हुआ? केवल और सुप्रीम कोर्ट केवल तो ये पूछ ही नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं पूछा। वो तो बल्कि आधार कार्ड पे ही ये बहस होती रही कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, पहचान का प्रमाण पत्र। ये तो सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि किसी ने भी इस चीज की डिमांड नहीं की है। साथ में जो ये कहा जा रहा है कि बाहरी घुसपैठिए इत्यादि इत्यादि, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि किसी ने इस चीज का जिक्र नहीं किया है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। ये कोई नहीं कह रहा है कि घुसपैठियों को आप वोटर बनाइए, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं है।
नहीं, चुनाव आयोग की कार्रवाई तो छोड़िए, चुनाव आयोग तो सबूत मिटाने पे आ गया राम प्रकाश जी। कल्पना कीजिए अभी आपने, राहुल गांधी ने क्या किया था। अगर आपको बेंगलुरु सेंटर की महादेवपुरा का ध्यान हो, उन्होंने कितनी वोट ऐसी दिखाई थी जहां पे जो एड्रेस था आपका वो शून्य लिखा हुआ था, याद है ना आपको, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो। और गणेश गुप्ता ने क्या बकवास कर रहे थे वहां बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इस देश के उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जिनके पास घर नहीं है। और अब ताजा सुन लीजिए, अभी तक चुनाव आयोग जो जीरो लिखता था, उन सारे सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने इस सारे सबूतों को मिटाने का ही फैसला कर लिया कि अब आगे से जीरो एड्रेस नहीं लिखा जाएगा, वो सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो। तो आपको जीरो लिखने के लिए कहा किसने, ये बता दीजिए गणेश गुप्ता जी। अब तक जो बनते आए थे वो किस आधार पे घर का पता शून्य था, मकान नंबर शून्य, मकान नंबर डबल शून्य, मकान नंबर ट्रिपल शून्य, ये पहले कहां लिखा हुआ था, वो कागज दिखा दीजिए। मतलब समझिए क्या है, जहां जहां चोरियां पकड़ी गई हैं उन चोरियों को पोस्ट फैक्टो, चोरी करने के बाद उनको सील किया जा रहा है। यानी कि जिन जिन उसके वोटर के जीरो एड्रेस लिखे हुए थे उनको अब उनके ऊपर पोछा मार दिया जाएगा, स्लेट साफ कर दी जाएगी। क्या चुनाव आयोग का कभी ये स्वरूप देखा था आपने? एक संवैधानिक संस्था अपने ही कुकर्मों के सबूत मिटा रही है और सुप्रीम कोर्ट बैठ के आंख मूंद कर देख रहा है इसको। ये तो अपने आप में एक अद्भुत है। और लोकतंत्र की अगर कोई बुनियाद है तो वो तो निष्पक्ष चुनाव ही है। उसके अलावा लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? बाकी चीजें तो उससे निकल करके आती है। आपके मौलिक अधिकार, आपके संवैधानिक अधिकार, जितनी भी चीजें हैं वो तो वहां से निकल करके आती है ना। अगर चुनाव का बेसिस ये हो गया कि जिसको आप चाहोगे जितवा दोगे, जिसको चाहोगे करवा दोगे, जिसको चाहोगे वोट जोड़ दोगे, जिसको चाहोगे वोट काट दोगे, आप तो ये बताइए मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेशों के बाद चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत कहां से आई कि उन्होंने सेक्शन पास नहीं किया डाल के बैठे। केवल ये सोचिए। और ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी आत्मा से सोचना चाहिए कि आज उन्होंने ये किया है, आने वाले समय में उनके बारे में लोगों की क्या राय रह जाएगी। केवल ये सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय का आखिरी मंदिर है। उसके उसके अलावा तो आपके पास जब सत्ता आपको किसी भी तरीके की वो करती है जाती, तो आप कहां जाते हैं? अदालत के पास। और आज यही सर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया कि भाई कल तक आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। क्या बदल जाएगा? बिहार के लोगों को इससे क्या लाभ मिलने जा रहा है? जो नोटिफिकेशन कल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चुनाव आयोग जारी भी कर दे, कल सुबह सबको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, क्या बदल जाएगा बिहार में? कुछ नहीं बदलेगा। यही तो वो चाह रहे थे कि कुछ ना बदले। चुनाव आयोग क्या चाह रहा कि कुछ ना बदले। जब आपकी लास्ट डेट फाइलिंग एप्लीकेशन की थी कि मेरी गलती कर ली है अपील डालने की, वो 31 अगस्त थी, तो आज 8 सितंबर को आप कुछ भी करते रहिए, क्या फर्क पड़ेगा? ऑफिशियल डेडलाइन तो नहीं बढ़ाई ना। पिछली बार जब हियरिंग हुई थी तो क्या पिटिशनर्स ने क्या रिक्वेस्ट की कि जो ये अपील डालने की है इसको आप 15 तारीख तक बढ़ा दीजिए। चुनाव आयोग ने क्या कहा था आपको याद? आपने बहस की थी इस पर, मैंने आपने चर्चा की कि वो कह रहे हैं कि 15 दिन का समय बढ़ा दीजिए। और चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि समय मत बढ़ाइए, हम 30 सितंबर तक कंसिडर करेंगे। फिर समय बढ़ाने में क्या आपत्ति है? कुतरक तो देखिए। आप भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं राम प्रकाश जी 15 सितंबर तक का समय दे दीजिए, मोहलत बढ़ा दीजिए। आप कह रहे हैं मैं 30 सितंबर तक कंसिडर करूंगा लेकिन मोहलत मत बढ़ाइए। इसका क्या मतलब हुआ? या आपकी मंशा साफ नहीं है ना, या इसके अलावा कुछ? और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है उस बात को और उसने इस बात को खारिज कर दिया कि समय नहीं बढ़ाएगी और 30 सितंबर तक आप करते रहिए। ये न्याय है। इसलिए मैं कहता हूं आपको, अदालत जो है फैसले ना करे, अदालत में आदमी न्याय के लिए जाता है। फैसले और न्याय में बहुत फर्क है। फैसले का मतलब है आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, न्याय का मतलब है आप लोकतंत्र की जो असली भावना है उसके तहत काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये भी निकल सकता है सर कि फिर सरकार कल को ये आकर के कहे चुनाव आयोग के सामने कि ऐसा है, अभी हम तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, तो तो कर ही चुनाव आयोग सकते हैं। कहेगा कि हाँ ठीक है, हम इसको ऑफिशियली आगे नहीं बढ़ा रहे लेकिन हम कंसीडर करेंगे, जब आप तैयार हो जाइएगा तो हमको बता दीजिएगा, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। यही रास्ता हुआ ना, बात तो यही हुई कम से कम वहां सुप्रीम कोर्ट में। राम प्रकाश जी ये सब तो 10 साल से हो रहा है लगातार। प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं, वाकई से तूफानी दौरे करते हैं चुनाव की घोषणा से पहले समय। और चुनाव आयोग क्या करता है? इंतजार करता है कि प्रधानमंत्री का तूफान थम जाए, उसके बाद हम इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। और अब ये बात सर्वविदित हो गई है कि चुनाव का कार्यक्रम कैसे तय होता है। कम से कम 2019 के बाद तो कोई शंका नहीं बची कि जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां शुरू के फेसेज में चुनाव होता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की वीकनेस है वहां के आखिरी फेसेज में चुनाव होता है। ये तो अब स्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ये एक देश का नहीं, पूरे स्टेट का इशू, सभी स्टेट्स का इशू है। अब तो बचा ही कुछ नहीं कहने को।
अब तो ये अदालत को देखना था। चुनाव आयोग तो जो करना था उसने कर दिया। एक संवैधानिक संस्था के तौर पर आज चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी वो आज गटर में जा चुकी है पूरे देश के अंदर। सबको पता लग गया ये क्या लोग। और जो राजीव कुमार सत्यानाश करके गए थे उससे कहीं आगे बढ़ के ज्ञानेश गुप्ता निकले हैं अपने कार्यकाल के पहले 4-5 महीने में। इसमें कोई शक मत मानिएगा। दे आर 100% डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ द पावर्स दैट बी। इसमें कोई शंका मत मानिए। ये तो अब देश के लोगों को तय करना है, इसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे या इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहेंगे। ये भी तो तरीका है ना कि मुझे पता है कि बनेगा कौन, लेकिन वोट डलवाते रहिए, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। तो ये तो उस दिशा में ले गए ना सारे के सारे मामले को। अभी तक 0 नंबर मकान देने के लिए किसने कहा था आपको? 00 के लिए किसने कहा था? और आप चुपके से क्यों हटा रहे हैं उसका? कौन सा ऑर्डर दिया आपको? उससे पहले जो फुटेज थी पोलिंग बूथ की फुटेज क्यों करवाते हैं आप पूरे देश में अरबों खरबों रुपए बर्बाद करके? और जब मांगा तो कह दिया कि हम बहु बेटियों की उनकी वो नहीं जारी कर सकते। अरे भले आदमी ज्ञानेश गुप्ता जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, तुम लाइफ टाइम ब्यूरोक्रेट हो, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि वो किस लिए मांग रहे हैं। उसके पीछे पर्पज ये था कि 5 बजे के बाद शाम को वोटिंग बंद होने के बाद कितनी भीड़ थी बूथ पे, केवल वो देखना। एक पर्टिकुलर बूथ पर 5 बजे जब चुनाव का टाइम है वोटिंग खत्म होने का, उस समय कितनी भीड़ थी। चुपचाप रातों रात कानून बदल दिया कि फुटेज नहीं दी जाएगी और 45वें दिन में वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ये आपकी पारदर्शिता है या कुछ और है? चोरी छुपाने का तरीका है। इसलिए मैं इसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। फिलहाल आज की जो 49 मिनट की सुनवाई रही उसमें एक चीज साफ दिखा कि चुनाव आयोग के कुतर्कों से सुप्रीम कोर्ट भी प्रभावित है। अब सुप्रीम कोर्ट कुतर्कों से प्रभावित होकर के देश के साथ क्या न्याय करेगा, देश के लोगों के साथ क्या न्याय करेगा, ये देश के लोग समझे और सुप्रीम कोर्ट समझे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से देश को उम्मीदें रहती हैं, आम आदमी को न्यायपालिका से उम्मीदें रहती हैं। अब उन उम्मीदों को जिंदा रखना है या ले जाके कहीं डुबा देना है, वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। पूरे जो है सम्मान के साथ वो अपना सम्मान बरकरार रखें, नहीं रखें उनकी जिम्मेदारी। लेकिन एसआईआर में फिलहाल बिहार की जनता को कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तय है, नोटिफिकेशन जारी करके 65 लाख लोगों का नाम नहीं बच जाएगा। जो जिंदा लोग जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग की सूची में मारे गए उनको वोट देने का अधिकार मिल जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।